सो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें बच्चे, बोलिए, लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं बताऊं, बोलने को आयनिक डिफिकल्ट है, बोलने को फॉर्मूला ज्यादा है, कंसेप्ट भी ज्यादा हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम का रियल कंसेप्ट तो इसी चैप्टर में बनता है। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट को समझ गया उसके लिए आयनिक इजी रहता है। क्लियर है? तो आयनिक अगर डिफिकल्ट है इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को भी अच्छा कमांड नहीं है। तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन एक 4 मार्क्स का तो आएगा, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है? ओके, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है मैंने बात किया था। अभी फिलहाल फिर से यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओगे? पहला मैं बात करता हूं बेस्ड ऑन फेज। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखने वाला, आप लोग को पता है फेज के हिसाब से होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, सुना है? ठीक है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अभी 11th जेई में मैं केमिकल ही पढ़ा रहा हूँ, 6 लेक्चर हो चुका है वहां पे। किसी को लगता है नहीं एकदम बहुत बेसिक से करना है, रिपीटर बैच जैसा नहीं, 11th में जैसा पढ़ाते हैं वैसा, तो उसको रिफर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी क्लास में नहीं बताने जा रहा होमोजेनियस क्या हेट्रोजेनियस क्या। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सारे के फेज सेम तो होमोजेनियस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर सारे गैसियस में है तो होमोजेनियस, सारे सॉलिड में है तो होमोजेनियस, सारे लिक्विड में है तो। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दो अलग अलग फेज है तो एटलीस्ट 2 फेज चाहिए, है ना? तो पहला बेस्ड ऑन, दूसरा बोल सकते हैं बेस्ड ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें सेपरेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रखा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बहुत यूज होता है बच्चे इसमें। एक्सो एंडो यहाँ पे यूज आता है बहुत ज्यादा, तो इसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इसमें 10 पॉइंट है एक्सोथर्मिक में ग्राफ को लेके, अभी भी कल जो टेस्ट हुआ उसमें एक्सोथर्मिक वर्ड लिखा हुआ था और लोग ने उसमें पढ़ा नहीं वर्ड और ग्राफ गलत किया है। कल एनटी का टेस्ट में एक जगह पे वर्ड लिखा हुआ था एक्सोथर्मिक, किसने गलत किया था? और हाँ देखो, एक इधर हो गया, और किसने गलत किया था? इधर किसने किया था? तो और उधर वो क्वेश्चन याद है, एक्सोथर्मिक वर्ड लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है क्या कि रिवीजन चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों ने गलत किया, अच्छा खासा पढ़ते हैं ये लोग, मैं बता रहा हूँ, फिर भी वहां पे सिली मिस्टेक्स होते हैं। आपका कंसेप्ट और अच्छा होना चाहिए, मतलब 10 के 10 पॉइंट याद होने चाहिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में, ठीक है? नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पीड। तो ये भी केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ रखा है, स्लो मॉडरेट फास्ट। तो वो लिख भी नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हो भी, जस्ट पढ़ा है ना? फिर है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन मेनली दो है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसका यूज है इस चैप्टर में। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने, तो इरिवर्सिबल। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो, मतलब रिएक्शन कैन गो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। बेस्ट एग्जांपल N2H2 लोगे तो अमोनिया बन जाएगा, और अमोनिया से भी आप N2H2 बना सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे कार्बन को बर्न करो, CO2 बन जाएगा। CO2 से आप कार्बन और O2 नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल है। एक ही एरो दिखते हैं, यहाँ पे डबल हेडेड एरो होता है। आइडिया है? इस रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, इन सब का भी यूज है, ऐसा नहीं कि नहीं है ना? चलो लिख देता हूं, फास्ट मॉडरेट स्लो, पढ़ाएगा ऑलरेडी, है ना? और भी टाइप्स हो सकते हैं क्या रिएक्शंस के? रेडॉक्स टाइप, नॉन रेडॉक्स टाइप, लेकिन वो अभी पढ़ने का जरूरत, लिखने का जरूरत भी नहीं है ना? ऐसे तो हमें पता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स में 13-14 पढ़ेंगे, कंबशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन, वो सब इंडिविजुअली अलग अलग टाइप है। ये चारों टाइप में ये यहाँ का डिस्कशन का पार्ट है, ये काइनेटिक्स का पार्ट है, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है।
ये तो जनरल डिस्कशन का पार्ट है, ऐसे लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में ही इसको पढ़ाते हैं, और ये भी किसका पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ गए। नाउ व्हाट हैपेंड, पहले तो ये बताओ, सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि कुछ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स से क्लियर किया है, देखे आपने कितना अच्छा पढ़ाई किया। एक बार मुझे बताओ कोई रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है, why the product has the power to form reactant, anybody in the class? मैंने क्लास में पढ़ाया ही, अच्छे से समझाया था थर्मोडायनेमिक्स में। कोई भी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। हाँ, इसको अगर गौर करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी घट रहा है एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंट्रोपी भी बढ़ रहा है। एनर्जी और एंट्रोपी क्राइटेरिया दोनों CO2 को सपोर्ट कर रहा है। कार्बन बर्न होकर CO2 बना रहा है तो उससे एनर्जी कम हो रही है। ऐसा बताया था आपको कि अगर मान लो कार्बन प्लस O2 है, इसकी एनर्जी अगर 1000 है, जब ये पूरा रिएक्ट करके CO2 बनाता है तो इसकी एनर्जी 500 मान लेते हैं। हीट कंटेंट कम हो गया, सिस्टम ने प्रोडक्ट में गया और हीट रिलीज कर दिया, है ना। सिस्टम जिसकी पहले रिएक्टेंट की हीट कंटेंट ज्यादा थी, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया और हीट रिलीज कर दिया। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसकी हीट कंटेंट ज्यादा है या जिसकी हीट कंटेंट कम है। तो नेचुरली किधर जाने वाला है, CO2 के तरफ। ओके, नाउ एंट्रोपी बताओ, ये तो सॉलिड है बच्चे, ये गैस है और यहाँ पे सिर्फ गैस है। रिएक्टेंट की रैंडमनेस ज्यादा है प्रोडक्ट की, कहीं ना कहीं सॉलिड गैस में गया तो रैंडमनेस भी बढ़ी ना। तो इस वाले रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने से एनर्जी भी घटा और फॉरवर्ड जाने से रैंडमनेस भी बढ़ा। ऐसा रिएक्शन जिसमें रैंडमनेस और एनर्जी दोनों प्रोडक्ट को ही सपोर्ट करे, वो हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा। नाउ इस रिएक्शन के बारे में सोचो, एक क्लोज कंटेनर में बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड के फॉर्म में, क्या है, सॉलिड के फॉर्म में, और ये धीरे धीरे किसमें चला गया, थोड़ा सा इसका सॉलिड डिसोसिएट हुआ, एक नया सॉलिड बना CaO सॉलिड, यहाँ पे थोड़ा सा CaCO3 भी बचा है और यहाँ CO2 जमा होता रहेगा। अगर क्लोज कंटेनर है तो, क्लोज है तो CO2 जमा होता रहेगा। पता है ये डिसोसिएशन रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक होगा, तुरंत कॉल लेना है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो दिख रहा है ये रिएक्शन। तो बताओ एनर्जी क्राइटेरिया किधर सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी क्राइटेरिया कैल्शियम कार्बोनेट को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि फॉरवर्ड जाने से एनर्जी बढ़ रही है। पता है इसकी एनर्जी अगर मान लेते हैं 500 है तो प्रोडक्ट में एनर्जी बढ़ने वाली है 800 लिख दो। ये पता है बाहर से 300 एनर्जी लिया तब जाके थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ। बाहर से कितनी एनर्जी लिए 300, तब जाके ये जो पत्थर है डिसोसिएट हुआ। अरे सुनो, तो इसकी हीट कंटेंट कितनी हो गई, एनर्जी के हिसाब से बताओ सिस्टम किधर जाना चाहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ। अब रैंडमनेस के हिसाब से बताओ सिस्टम किधर जाना चाहेगा, सॉलिड से गैस बन रहा है, रैंडमनेस के हिसाब से देखो। तो जनरली कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल तब होता है जब एनर्जी और एंट्रोपी क्राइटेरिया एक दूसरे को अपोज करे, या एनर्जी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है तो एंट्रोपी रिएक्टेंट को एंड वाइस वर्सा। तो दैट इज द रीजन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, why some reactions are reversible, why some reactant can form product as well as product can also form reactant, why so, this is because of ड्राइविंग फोर्सेस। कोई भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के लिए दो ड्राइविंग फोर्स है, एनर्जी एंड एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इसको लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जल्दी लिखिए, क्विक क्विक लिखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम स्टेट, हेडिंग दो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो क्या मतलब है इसका, बोला जाता है किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कराया जाए, मान लो N2H2 रख दिया A मोल B मोल, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन
किसको रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन कराने हैं क्लोज कंटेनर में, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। थोड़े समय के बाद ऐसा देखा गया कि यहाँ N2H2 और अमोनिया तीनों ही आ जाएंगे और इसकी मोल्स मान लेते हैं XYZ है। मतलब ऐसा देखा गया कि ये फर्दर चेंज भी नहीं हो रहा है। 10-20 मिनट 50 मिनट के बाद गिवन कंडीशन पे ये तीनों का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। पता है, अगर मान लो ये दोनों गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे हमने मैनोमीटर लगा दिया, नैनोमीटर टाइप डिवाइस, तो इनिशियली क्या होगा पता है, इसके लिम्ब में इधर मरकरी का हाइट चेंज होता रहेगा। जब तक रिएक्शन चल रहा है ना, यहाँ पे ये हाइट चेंज होता रहेगा। थोड़े समय के बाद ये हाइट भी फिक्स हो जाएगा, फिर लगेगा ऐसा कि रिएक्शन डेड हो चुका है, रिएक्शन रुक चुका है। If any reversible reaction carried out in a closed container at given temperature, after some time, active masses of reactants and products become constant. एक्टिव मास चेंज ही नहीं होगा। फिर एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी या पार्शियल प्रेशर या नॉर्मलिटी, कोई भी बताया था ना, एक्टिव मास का क्लास पहले ही लिया है, तो एक्टिव मास भी अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। एक्टिव मास अगर कुछ नहीं मेंशन है तो मोलैरिटी लो, गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं, राइट। तो होता क्या है, पूरा कंडीशन ऐसे समझो कि N2,3H2 गिव्स अमोनिया, है ना, T इक्वल टू 0 पे, जैसे T इक्वल टू 0 मान लो अभी 11 है, 11 AM पे इसके A मोल इसके B मोल ये 0 है, ऐसा लिया हमने, है ना। T1 टाइम पे सपोज मैं बोल रहा हूं 11:10 AM, ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, तो मान लेते हैं X1 X2 X3, पूरा स्टोकियोमेट्री के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों घटा और ये थोड़ा बहुत बन गया, है ना। T2 टाइम मान लो 11:20 का बात करते हैं, हो सकता है रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड जाएगा, Y1 Y2 Y3, थोड़ा और चेंज हो रहा है, अभी तक चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक समय आएगा, मान लेते हैं 11:30, उसके बाद XYZ फिक्स हो गया। अब अगर T4 टाइम बोलोगे, मान लो 12 PM, तो भी ये XYZ ही दिखेगा, मतलब इसके बाद चीजें नहीं बदलेगी। कब नहीं बदलेगी, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी चीजें चल रही है, वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, इनिशियल A मोल B मोल लिया है। तो बोला जाता है कि इफ यू आर कैरिंग आउट ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर, आफ्टर सम टाइम the active masses of reactants and product become constant, and this particular state in which everything, all the observable properties मतलब पूरे रिएक्शन मिक्सचर का कलर, डेंसिटी, देयर एक्टिव मास, देयर पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, है ना, जितने तुम अपने आंखों से देख के समझ सकते हो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कोई चीज ऑब्जर्व हो रहा है या चेंज होता हुआ। All the observable properties become constant, and that moment of time you can say this is called equilibrium state. इसी को क्या बोलते हैं, equilibrium state. So what is the meaning of chemical equilibrium and chemical equilibrium state, है ना। इसमें जो मेन डेफिनेशन अभी भी मैंने नहीं बताया, थोड़ा एक और मेन डेफिनेशन बताता हूं। अभी जस्ट काइनेटिक्स पढ़ा है तो थोड़ा अच्छा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, इनिशियली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखेंगे, इनिशियली RF इक्वल टू KF N2 H2 का क्यूब, हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा है ये। और RB क्या लिखेंगे, कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से KB अमोनिया का स्क्वायर, यहां तक समझ रहे हो। अब देखो 0 टाइम पे आप निकालो, T इक्वल टू 0 पे मतलब 11 AM पे RF निकालो, KF और उसका एक्टिव मास क्या है, A और B का क्यूब, मान लेते हैं डायरेक्ट एक्टिव मास ही है, ये मोल मत ले, AB क्या है, एक्टिव मास है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसको C1 C2 रख सकते हो, C1 C2, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चलेगा। एंड ये C1 C2 घट के X1 X2 Y1 Y2 और फिर XY हो गया।
तो C1C2 रख देते हैं, C1C2 चलेगा यहां तक। नाउ ये सॉल्व करके मान लेते हैं 100 आ रहा है। इनिशियली जब तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया किस रेट से चल रहा था रिएक्शन, अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल रेट लो बताने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट वो हम लिबर्टी यहाँ पे ले रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलेगा सब लोग। इनिशियली किस रेट से चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी समय रेट ऑफ बैकवर्ड क्या लिखोगे, के बी जीरो का स्क्वायर दैट इज 0। देखो उस समय प्रोडक्ट है क्या वहां पे, थोड़ा भी प्रोडक्ट है ही नहीं उस समय, अरे ऐसा नो, रेट ऑफ बैकवर्ड ये लिख देंगे। उसी तरह से बताओ T1 टाइम पे दैट इज 11:10 पे 11:10 AM पे हम RF क्या लिखेंगे, KF x1 x2 का क्यूब, यस नो, क्योंकि देखो 11:10 पे अमोनिया N2 कितना है, सॉरी N2 और H2 कितना है, तो ये पता है, लेकिन इतना तो जरूर है ना बच्चे, रिएक्शन फॉरवर्ड गया तो ये घटा होगा, x1 C1 से छोटा होगा, x2 C2 से छोटा होगा, तो यहाँ पे बड़े वैल्यूज डाले थे तो ज्यादा वैल्यू मिला था, यहाँ छोटे वैल्यूज डालेंगे तो ये वैल्यू हो सकता है घट के 70 हो गया। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्योंकि जिस समय रेट निकालनी है उस समय का एक्टिव मास डालना होता है, क्लियर है। अच्छा इसी में रेट ऑफ बैकवर्ड क्या बोलोगे उस समय, के बी x3 का स्क्वायर, और ये थोड़ा बहुत कुछ आएगा बच्चे 20-30 हमें नहीं पता कितना आएगा। अच्छा ये भी मत बोलना कि जिस रेट से फॉरवर्ड घटा है उसी रेट से बैकवर्ड भी बढ़ जाएगा, ऐसा भी बोलना सही नहीं, क्लियर है, बोलो। 30 से देखो ना 100 से 70 हो गया, 30 से घटा, तो आप यही बोलोगे कि फॉरवर्ड भी 30 से बैकवर्ड भी 30 से ऐसा नहीं बोल सकते, रेट अलग अलग रेट से घट रहा है बढ़ रहा है, समझ गए। अच्छा 11 T2 टाइम पे 11:10 पे सॉरी 11:20 AM पे रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या बोलेंगे, KF Y1 ना एंड Y2 का क्यूब, हो सकता है घट के आ गया मान लो 60 और घट गए, कितना आ गया 60, उसी समय रेट ऑफ बैकवर्ड KB Y3 का स्क्वायर, रेट ऑफ बैकवर्ड उसी समय कितना आ गया KB Y3 का स्क्वायर, हो सकता है ये और बढ़ गया 30 हो गया, अभी थोड़ा और बढ़ गया, गुड टू गो। रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ता रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी एक्टिव मास बढ़ रही है, और अच्छी बात है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी भी, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट हैज द टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उस डायरेक्शन में भी ड्राइविंग फोर्स है, अरे ऐसा नो, उस डायरेक्शन में भी ड्राइविंग फोर्स है। T3 टाइम पे दैट इज 11:30 ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना, KF X एंड Y का क्यूब, देखो अभी भी फॉरवर्ड थोड़ा घटा और मान लेते हैं ये 40 है, 60 से देखो 100 से 70 फिर 60 फिर घट के कितना हो गया 40, और उस समय जब रेट ऑफ बैकवर्ड निकालोगे KB Z3 का स्क्वायर ये भी 40 आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो जाएगा, एंड दिस इज द टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट, यही क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट है। सो नाउ अनदर डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, पहला डेफिनेशन क्या बोला था मैंने कि इट इज द if any reversible reaction carried out in a closed container after some time all the observable properties become constant, और ऐसा होगा तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है। और पता है जब सारे ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाते हैं उस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या हो जाता है, मतलब रिएक्शन एक्चुअल में रुकता नहीं, ऐसा लगता है तुम्हें रिएक्शन रुक गया, इक्विलिब्रियम स्टेट सीम्स टू बी स्टैटिक बट इट इज एक्चुअली डायनेमिक, रिएक्शन इज गोइंग ऑन बट विथ इक्वल स्पीड। अगर एक N2 3H2 रिएक्ट करके दो अमोनिया बनाया
कुछ समय में उतने ही टाइम में 2 अमोनिया बैक हो गए, तो अमोनिया अप्रिसिएबली बढ़ा नहीं और N2H2 अप्रिसिएबली घटा नहीं, ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, रिएक्शन रुक चुका है। बट इक्विलिब्रियम स्टेट इज dynamic in nature, not static. Okay, and at equilibrium state rate of forward equal to rate of backward. यहाँ पे जैसे अगर ग्राफ बनाना होता हमें रेट वर्सेस, है ना, टाइम ग्राफ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो देखो ग्राफ कैसा रहता है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन घटेगा, टाइम के रिस्पेक्ट, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा। अरे समझ रहे हो, N2H2 लेना पड़ेगा। ये धीरे धीरे घट रहा है, देखो पहले 100 है, फिर 70 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 40 हो गया बच्चे। और ये कौन सा टाइम है, जीरो टाइम, मतलब 11 AM, फिर 11:10 पे 60, फिर 11:20 पे 40, और जैसे 11:30 का बात किया कितना हो गया, सॉरी 11:10 पे कितना 70, 11:20 पे 60, और 11:30 ऑनवर्ड्स, तो देखो यहाँ पे लिखा है ये कितना है 100, ये 70, फिर 60, फिर फाइनली कितना हो चुका है 40। दिख रहा है आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा। अच्छा, सेम टाइम पे, जीरो टाइम पे बैकवर्ड कितना है 0, फिर 10 मिनट के बाद बैकवर्ड कितना है, फिर 20 मिनट के बाद बैकवर्ड, बैकवर्ड बढ़ रहा है, 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 फिर कांस्टेंट, दोनों बराबर हो जाता है बच्चे। रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड देखो साथ चलने लगा। ये जो टाइम है इधर, जब दोनों बराबर हो चुका है, RF इक्वल टू RB, इसके बाद वाला पूरा टाइम क्या है, इक्विलिब्रियम टाइम, और इसके बाद का सारा स्टेट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ध्यान रखना, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट इज KB अमोनिया का स्क्वायर, KB अमोनिया का स्क्वायर, ठीक है। लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी मैं लिखा दूंगा डेफिनेशन भी। कुछ और ग्राफ इसमें करना है, अभी देखो मैं बताऊं, आज के टेस्ट में ये ग्राफ भी दिख सकता है, इसलिए साथ बैठ। अरे यही आ गया तो ऐसे टिक कर देना, उसमें क्या है। आगे बढ़े, देखिए एक ग्राफ और क्या है यहीं पर, साइलेंस साइलेंस, यहीं पे एक ग्राफ और क्या है यहाँ पे, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो N2 का एक्टिव मास टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा, क्यों, क्योंकि पहले वो C1 था, फिर X1, फिर Y1, फिर कांस्टेंट हुआ। टाइम के रिस्पेक्ट में H2 का भी और N2 का भी एक्टिव मास घटेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं बताऊं 30 मिनट के बाद, मतलब 11:30 के बाद, जैसा मैंने डेटा लिया है, ये फिक्स हो जाएगा। अगर ये N2 है और ये H2 है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में N2 भी घट रहा है, H2 भी घट रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में अमोनिया बढ़ रहा है, लेकिन अमोनिया भी फिक्स हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। देख रहे हो, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट घटा है और कांस्टेंट वैल्यू अटेन किया 30 मिनट के बाद। उससे पहले तक 0 से 30 मिनट तक N2 घट रहा है, H2 घट रहा है और अमोनिया बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो उसको एक साथ क्लब नहीं करना है, लेकिन रेट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, डेफिनेटली दोनों क्लब होगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward equal to rate of backward,
ये लाइन अगर नहीं आता तो मेरा नाम नहीं लेना, मैंने काइनेटिक्स ये पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड चलेगा। ओके, ये ग्राफ भी बनाइए। अच्छा ऐसे समझना, ये तो चलो ऐसा एग्जांपल लिया, मान लेते हैं ए से बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए से बी। इस केस में पता है 3 ग्राफ बना सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। 3 ग्राफ देखना, ध्यान देना सब लोग, अभी लिखो मत, इधर देख। एक नॉर्मल ए से बी है, तो एक घट के आ गया, एक घट के फिर कांस्टेंट भी हो गया, ठीक है, ए घट के कांस्टेंट हो गया और बी बढ़ के भी कांस्टेंट हो गया। देखो एक ग्राफ ये बना सकते हैं, लेकिन देखो एक चीज है, इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद ए का एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा, बी का भी चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि ए घट के यहां आया और बी बढ़ के भी वहां पहुंच गया, ये भी पॉसिबिलिटी है बच्चे। मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ में दोनों पॉसिबिलिटी होती है। 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखो, रिएक्टेंट घटा कांस्टेंट हुआ बट प्रोडक्ट से कम नहीं हुआ, रिएक्टेंट घटा कांस्टेंट भी हुआ बट प्रोडक्ट से कम नहीं हुआ। ऐसा सिचुएशन देखो फर्स्ट वाले केस में t इक्वल टू 0 पे 10 है, ये 0 है, डायरेक्ट मैं इक्विलिब्रियम पे लिख देता हूं ये 7 और ये 3 आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अब ये फर्दर 7 नहीं बदलेगा और 3 नहीं बदलेगा। दूसरे केस में क्या लिखोगे, a से b बन रहा है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ये 10 है, ये 0 है, और एट इक्विलिब्रियम दोनों 5 5 है ऐसा, और ये फिर बदल भी नहीं रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो चुका है, यस और नो। एंड थर्ड ग्राफ देखो, रिएक्टेंट ऐसा हो गया एंड प्रोडक्ट ऐसा हो गया, लेकिन फिर कांस्टेंट भी है, देखो समझ गए, दोनों कांस्टेंट भी है। तो इसका ग्राफ में इसका कैसा डेटा होगा, ए से बी, टी इक्वल टू 0 पे ये 10 है, ये 0 है, एट इक्विलिब्रियम ये 3 ये 7 बोल दो। तो फिर से अब यहां पे एक नया लाइन बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर होता है, बट क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का एक्टिव मास बराबर होता है, हो भी सकता है लेकिन मस्ट नहीं है। एट इक्विलिब्रियम rate of forward and backward must be equal, rate of forward and backward reaction must be equal at equilibrium, ये हमेशा सही है बच्चे। at equilibrium state rate of forward and backward reaction must be equal, but at equilibrium active masses of reactants and product must be equal, ये फॉल्स है। में और मोस्टली इक्वल नहीं होता। आ रहा है समझ में, ये ग्राफ से तो अच्छे से आना चाहिए समझ में। अच्छा इन तीनों का अगर हम बोलते कि नहीं रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ इन तीनों का, तब क्या बनता, इन तीनों केसेस में रेट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनता, एक ही बनता, रेट घट के, है ना, और इसका रेट बढ़ के ही। समझ में आया, मतलब एक्टिव मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर है या नहीं है। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ में रेट को बराबर रखना ही पड़ेगा अगर आप इक्विलिब्रियम पे आ रहे हो तो। जैसे फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। समझे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। क्लियर हो, ग्राफ समझ में आ रहा है ना। सो फिर से एट इक्विलिब्रियम active masses of reactants and products are equal or not, active masses of reactants and products are equal or not, may or may not be, but rate must be equal। डन, यहां तक सबने उतार लिया है, लिख लिया, डांट क्यों रहे मेरे को। ओके लिखिए, एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, जल्दी फटाफट जज्बात लिखो तो, any reversible reaction if carried out in a closed container
any reversible reaction if carried out in a closed container at given temperature या at constant temperature, any reversible reaction if carried out in a closed container at constant temperature, any reversible reaction if carried out in a closed container at constant temperature, after some time all the observable properties of reaction mixture like temperature, pressure, all the observable properties of reaction mixture, after some time all the observable properties of reaction mixture ब्रैकेट में मिक्सचर, ठीक है, हाँ ब्रैकेट में लिखना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वहां पे दोनों ही होंगे ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. All the observable properties of reaction mixture, reactants and products like active masses of reactants and products, comma, partial pressures and total pressures, partial pressure and total pressure, comma, color, density, etc. become constant. Color, density, etc. become constant. Become constant. Full stop. This state, this state of reversible reaction in a closed container is called equilibrium state. This state of a reversible reaction in a closed container, this state of a reversible reaction in a closed container at constant temperature is called equilibrium state. Is called, this is called equilibrium state, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना. This state of a reversible reaction in a closed container at constant temperature is called equilibrium state. लिखो आगे, characteristics or features of equilibrium state. Characteristics or features of equilibrium state. Silence. अभी लिखने का काम करना है बहुत देर तक, लिखते रहिए फटाफट. फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट. पहला लिखिए, एट इक्विलिब्रियम आर एफ इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. दूसरा, डेफिनेशन वाला पार्ट भी लिख सकते हो, ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट. शॉर्ट में लिख दो, ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट. थर्ड, reaction seems to be static but it is actually dynamic. Reaction seems to be static but it is actually dynamic. Reaction seems to be static but it is actually dynamic. It's going on with equal rate. नहीं, मैंने बताया ना कि अगर 2 सेकंड में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 अमोनिया बनाया है, तो उसी 2 सेकंड में 2 अमोनिया डिसोसिएट होकर एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन बना दिया, 3 हाइड्रोजन. तो अप्रिसिएबली अमोनिया नहीं घटा ना ही बढ़ा, और ना ही N2H2 बढ़ा या घटा है. तो लगता है रिएक्शन रुक चुका है, बट एक्चुअल में डायनेमिक होता है, गोइंग विथ इक्वल रेट. यहां तक समझ गए? नाउ आगे आगे फटाफट लिखिए. डेल्टा जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे. डेल्टा जी गिवन रिएक्शन का जीरो होता है, पहले भी लिखाया था, अभी भी लिख लो. डेल्टा जी जीरो एंड डेल एस टोटल भी जीरो लिख लो. डेल्टा जी जीरो, डेल एस टोटल, टोटल रैंडमनेस भी जीरो. ठीक है.
अच्छा, इससे पहले रिवर्सिबल क्यों होता है उसके पीछे लॉजिक मैंने समझाया, लिखवाया नहीं, तो आप ध्यान में रखना। कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है? एनर्जी एंड एंट्रोपी क्राइटेरिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है, वाइस वर्सा, ये ध्यान में रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी में लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and their type, equilibrium constant and their type, equilibrium constant and their type, equilibrium constant and their type. लिखो, at equilibrium state, at equilibrium state rate of forward equal to rate of backward. at equilibrium state क्या होता है आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बोलो। at equilibrium state क्या होता है? rate of forward equal to rate of backward होता है या नहीं? अब बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड जैसा भी एग्जांपल लिया था, क्या लिखेंगे? N2 H2 का क्यूब, और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या लिखेंगे? अमोनिया का स्क्वायर। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो वैल्यूज है ये ए बी नहीं रखना है, C1 C2 नहीं रखना है, इक्विलिब्रियम पर जो पैरामीटर्स था एक्स वाई और ये जेड वो रखना है, तभी तो ये 40 और ये 40 आएगा। बोलो, इस कंडीशन पे आप के एफ बाई के बी इधर लिख दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर ले जाओ, क्या मिलेगा? अमोनिया का स्क्वायर बाई N2H2 का क्यूब। मैं बताऊं, जो ये रेशियो है इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। सो आज के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू दैट ऑफ बैकवर्ड। नाउ व्हाट इज रेट कांस्टेंट? वी नो इट इन केमिकल काइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता था, हमने पढ़ा है। रेट कांस्टेंट का आइडिया रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए भी होता है और बैकवर्ड के लिए भी होता है। तो कोई बोले आज के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर करो, इसको इधर डिवाइड करो। ध्यान रखना, ये 1 नहीं आएगा, ये दोनों बराबर है, जैसे ये 5 और ये 1 है, तो ये हो सकता है ये 1 और ये 5 हो। मेरी बात समझना, ये वैल्यू, ये रेशियो 1 नहीं आएगा, आ भी सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? दो डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। पहला के इक्विलिब्रियम, पहला डेफिनेशन के एफ बाई के बी, दूसरा डेफिनेशन के इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास का रेशियो। So any reversible reaction if carried out in a closed container at constant temperature, it will achieve the state of equilibrium, and at equilibrium rate of forward equal to rate of backward. From that we are going to get this, and from this ratio is another factor that is called equilibrium, another value that is called equilibrium constant. समझ में आ रहा है? लिखना शुरू कीजिए पहले उसको, फिर मैं लिखाता हूं। दो डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दोनों मैं लिखवा दूंगा अभी। आगे बढ़े, लिखिए, when a reversible reaction is carried out in a closed container at constant temperature, definition लिखो जल्दी से, when a reversible reaction is carried out in a closed container at constant temperature, when a reversible reaction is carried out in a closed container, when a reversible reaction is carried out when a reversible reaction is carried out in a closed container at constant temperature, it will achieve the equilibrium state after some time. It will achieve the equilibrium state after some time, and
at equilibrium RF equal to RB, RF equal to है ना RB. From this equation we are going to get another ratio. From this equation we are going to get another ratio. From this equation we are going to get Labdi. We are going to get another ratio. तबियत ठीक है बच्चे? ठीक है. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. From this equation we are going to get another ratio. पहला kf by kb. First is kf by kb, which is a constant known as equilibrium constant. From this equation we are going to get another ratio kf by kb, which is a constant known as equilibrium constant. So what is the definition? It is the rate constant for forward to that of backward. Equilibrium constant का पहले definition क्या हो गया? From this equation RF RB को जैसे equate किया वहां से एक another ratio मिला kf by kb. This another ratio is a value, is a constant, that is called equilibrium constant. So what is the first definition of equilibrium constant? Rate constant for forward to that of backward. ये first definition. Second definition लिखना है अभी. Equilibrium constant is also defined as product of active masses of products. Equilibrium constant is also defined as product of active masses of products. Product of active masses of products to that of product of active masses of reactants. It is also defined as product of active masses of products to that of product of active masses of reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficients. 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 है ना? Raised to the power their respective stoichiometric coefficients. ठीक है? At equilibrium. ध्यान रखना ये सारे वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे रखना है. कहां पे रखना है? सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्या अब ऐसा लगता है वर्ल्ड में जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं, ध्यान से देखिए, वर्ल्ड में जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं अगर क्लोज कंटेनर में कराएं तो थोड़े समय के बाद इक्विलिब्रियम पे आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और इक्विलिब्रियम पे आया तो एक्टिव मास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कांस्टेंट हो जाता, अभी बताया था, और वो सारे एक्टिव मास का रेशियो ले लेंगे विथ पावर कोफिशिएंट का, जो वैल्यूज मिलेगा वही क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जो वैल्यूज मिलेगा वो क्या कहलाएगा? नाउ लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. के इक्विलिब्रियम. सिग्निफिकेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम. फिर से रिपीट कर दूं, कोई बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, क्या बोलोगे? के बाई के बी पहला. दूसरा इस अंदाज में एक्सप्लेन करना. देखो सिग्निफिकेंस तब समझ में आएगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझते हो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाई के बी है या फिर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो है एट इक्विलिब्रियम. यहां पे हमें रखना होगा जेड या एक्स और वाई जैसा डेटा लिया था शुरू से. गुड टू गो. अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझते हो तभी आप सिग्निफिकेंस समझ पाओगे. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर क्लोज कंटेनर में कराते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट आता है. जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब कांस्टेंट हो जाता है. उन सारे एक्टिव मास का रेशियो लेना होगा. प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर रखना है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास
नीचे रखना है। एक्टिव मास पे ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं है, काइनेटिक्स में पढ़ाया है। ऐसे आपके इस मॉड्यूल में भी एक्टिव मास के बारे में चीजें लिखी हुई है। काइनेटिक्स में बताया था ना, सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेते हैं, जो एक्सेस में 1 लेते हैं। यहाँ पे सेम लॉजिक यहाँ भी है। मुझे याद है मैंने एक्टिव मास अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सॉलिड का 1 क्यों लेते हैं। एक बार वो लेक्चर रिवाइज करना ना। फिर से क्या मैं मानू पूरा क्लास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझता है? एवरीवन, विशाल बता क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख, जल्दी 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 बोल, क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हाँ, और प्रोडक्ट का एक्टिव मास पावर में जाएगा डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास। लेकिन सारे एक्टिव मास कब लेने हैं? एट इक्विलिब्रियम लेने हैं। क्या इतना बात समझ में आ रहा है सबको जी? पक्का? अब मैं सिग्निफिकेंस समझा सकता हूं। आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है सभी को अगर क्लोज कंटेनर में अलग अलग लैब में कराएं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो सारे रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो। यस नो? एक और थोड़ा सा यहाँ जज्बात थोड़ा सा है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में जब कराते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ध्यान से थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट बता रहा हूं, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर क्लोज कंटेनर में कराते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर मतलब फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है एक्टिव मास, और उसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल रेट से चलता है, गुड टू गो। ऐसा क्यों होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ ही जाता है? क्यों नहीं रिएक्शन चलता रहता है इक्वल रेट से एट गिवन टेम्परेचर? क्यों ऐसा होता है कि एक्टिव मास कांस्टेंट हो जाता है एट गिवन टेम्परेचर? एंट्रोपी एक को फेवर कर रहा होता है और रिएक्शन एक को फेवर कर रहा होता है, और एक टाइम के बाद दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को मतलब कंपेंसेट करने लगता है। ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से सही है कि दोनों के लिए वहां पे ड्राइविंग फोर्स है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने का एबिलिटी रखता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने का। लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो दोनों चल तो रहा है, एबिलिटी है, तो अनइक्वली क्यों नहीं चलता रहता है? मैं ये पूछ रहा हूँ, वो इक्वलिटी पे क्यों आ जाता है फिर? एट गिवन टेम्परेचर अगर वो रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर कर दे और अमोनिया N2H2 को XYZ फिक्स कर दे, जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं आज के क्लास में, उस समय वो पूरा रिएक्शन मिक्सचर मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आता है। वो पूरा रिएक्शन मिक्सचर किस पे आता है? मतलब अमोनिया जितना बना है, जेड मोल अमोनिया बना है, उस पूरे का जी गिव्स फ्री एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, और N2H2 जो बचा है XY उसका भी यूजफुल एनर्जी बराबर है, तभी जाके डेल्टा जी जीरो आ रहा है। कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा था मैंने बताओ? N2H2 अमोनिया अभी लिखा था ना, XYZ, इन दोनों का जो जी है और सिर्फ इसका जो जी है प्रोडक्ट का, वो दोनों बराबर हो जाता है। मैं बताऊं डेल्टा जी जीरो, जी कांस्टेंट। कभी गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट जी इज कांस्टेंट, बोलना सही है ये लाइन? जी क्या होगा? कांस्टेंट। टोटल एंट्रोपी फिक्स, टोटल एंट्रोपी जीरो नहीं, चेंज इन टोटल एंट्रोपी जीरो। समझा? अगर सिर्फ एस टोटल का बात करता है, सिर्फ जी का बात करता है, तो ये दोनों क्या बोल देते? कांस्टेंट। तो वर्ल्ड का कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इक्विलिब्रियम पर मिनिमम एनर्जी स्टेट पे है, एंड नेचर हैज द नेचुरल टेंडेंसी टू गेट द मिनिमम एनर्जी स्टेट, है ना? या फिर तुम बोल सकते हो मैक्सिमम रैंडमनेस पे है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि टोटल रैंडमनेस मैक्सिमाइज होके कांस्टेंट हो गया। ध्यान रखना, इसको मिनिमम मत करना, टोटल रैंडमनेस को मिनिमम मत करना। ये इस तरह से बढ़ गया कि टोटल रैंडमनेस मैक्सिमम पे जाके रुका है और टोटल यूजफुल एनर्जी मिनिमम पे जाके रुका है। चेंज दोनों का क्या है? जीरो। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर कोई पूछे गिब्स फ्री एनर्जी इज कांस्टेंट, और तुम वहां बोल रहे नहीं हम तो पढ़े थे जीरो, तूने सही पढ़ा था, जीरो कांस्टेंट है इसीलिए चेंज जीरो है। क्लियर है? तो इस लेवल का सिली मिस्टेक्स होते हैं लोगों से।
जी कांस्टेंट, कांस्टेंट है मिनिमम, और ये भी कांस्टेंट बट मैक्सिमम। क्लियर है? डेल एस टोटल चेंज 0। नाउ अब मैं सिग्निफिकेंस समझा सकता हूं। तो अभी सबके पास क्लास में ये आइडिया है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आखिर इक्विलिब्रियम पे आता क्यों है। ये तो आइडिया हो गया। और इक्विलिब्रियम पे आएगा तो एक्टिव मास कांस्टेंट हो जाएंगे, और हर बार इक्विलिब्रियम पे आएगा तो हम रेशियो ले सकते हैं, मतलब हर रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। यस और नो? लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी होगा जब वो इक्विलिब्रियम पर है, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। आप बिफोर आफ्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन। अब देखो, सपोज ए से बी इक्विलिब्रियम पे है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻10 है। सिग्निफिकेंस समझना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है बच्चे? बी बाई ए। अरे जो रिएक्शन दिया है उसमें प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास रखना है। पता चला कि t इक्वल टू 0 पे तुमने इसको 1 लिया था, इसको 0 लिया था, मान लेते हैं। और जब ये इक्विलिब्रियम पे गया ना बच्चे, ठीक है, तो ये घट के 10⁻11 -10 हो गया मान लो, और ये लगभग 1 हो गया। तभी तो b बाई ए कितना आएगा? 10⁻10। मतलब इंटायर रिएक्टेंट ऑलमोस्ट गोज टू, देख रहे हो 1 से कहां पहुंच गया? 0.00000 ऐसे हो रहा है ना बच्चे। 1 से लगभग रिएक्टेंट क्या हो चुका है? 0। एंड प्रोडक्ट 0 से कहां से पहुंच चुका है? ऑलमोस्ट 1। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी हाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली गिव्स आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के लिए कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। क्या सिग्निफिकेंस है? इट टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए, कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट बचा टू गेट द इक्विलिब्रियम। क्या सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हो? लिखना शुरू करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू गिव्स आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये लिखना नहीं है अभी, ये समझना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू gives idea about equilibrium constant value gives idea about equilibrium constant value gives idea about extent of reversible reaction, extent of reversible reaction carried out in a closed container at constant temperature. Extent of reversible reaction carried out in a closed container at constant temperature. That is how much reactant is converted to product. That is how much reactant is converted to product that is how much reactant is converted to product to get the equilibrium state. To get the equilibrium state. अब केस 1 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू टू हाई तब उसका क्या सिग्निफिकेंस। अभी तो एक्सटेंट के बारे में बात कर रहे थे, देखो अब पता चल जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, 10⁻10 10⁻5 ऐसा है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि कंटेनर में पहले सिर्फ तुमने ए रखा था, कितना 1। इक्विलिब्रियम पे किसी सेम टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे वॉल्यूम वी है, सिर्फ ए रखा था। इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए ए और बी लगभग में 1 हो गया, और ये 10⁻10 हो गया। ऑलमोस्ट इंटायर रिएक्टेंट किस में जा चुका है? इंटायर रिएक्टेंट किस में जा चुका है? सही लिखा है मैंने? कोई दिक्कत है? इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ रहा है बच्चे? 1 बाई 10⁻10 कितना आ गया? सो
if equilibrium constant is too high, you can say reaction is almost irreversible. मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आने की टेंडेंसी ही नहीं, जो प्रोडक्ट में गया उधर ही रह गया, इधर आ ही नहीं रहा है. इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टू हाई, इसका 3-4 कंक्लूजन है. बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है, रिएक्टेंट थर्मोडायनेमिकली उतना स्टेबल नहीं है. प्रोडक्ट देखो ना, पहले ए था और ए और बी दोनों इंटर कन्वर्टेबल है और ए बचा ही नहीं. मतलब कौन ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? प्रोडक्ट. ऑलमोस्ट रिएक्शन किधर शिफ्ट हो चुका है? मान लो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो ऑलमोस्ट किधर शिफ्ट हो चुका है? प्रोडक्ट के साइड. इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट. मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट बचा ही नहीं है. 3-4 पॉइंट लिखना है फटाफट. इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टू हाई, लिखो. इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टू हाई, इट मींस if equilibrium constant is too high, it means पहला, product is highly stable with respect to reactant thermodynamically. Product is highly stable with respect to reactant thermodynamically. दूसरा, हाँ, reaction tending to completion. तीसरा पॉइंट भी तुम ही बोल दो, चलो जल्दी. रिएक्शन टेंडिंग टू कंप्लीशन. दूसरा पॉइंट लिखा. क्या लिखा? पहला पॉइंट, प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. दूसरा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. दूसरा पॉइंट, रिएक्शन टेंडिंग टू कंप्लीशन. तीसरा, at equilibrium active mass of product is too high with respect to active mass of reactant. At equilibrium active mass of product is too high with respect to active mass of reactant. ठीक है. अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन मोस्टली एक्सोथर्मिक ही होगा. मैं बता दूं, ऐसा एग्जैक्टली कंक्लूजन नहीं निकाल लेना कि बी फटाफट बन गया तो हीट रिलीज हुआ होगा, लेकिन हो सकता है 99% केस में ऐसा हो जाए. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू हाई, कैन यू प्रेडिक्ट डेल्टा एच? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, क्या डेल्टा एच प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जनरली बोल सकते, मस्ट नहीं बोलना. जनरली क्या बोल सकते हो? एक्सोथर्मिक. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है. अच्छा बताओ ना, ए बी में क्यों जा रहा है? हो सकता है इसका हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है और बी की हीट कंटेंट बहुत कम है, तभी तो ऐसा पॉसिबिलिटी है. ए हाईली, यहां पे एक और कंक्लूजन क्या लिखोगे? ए हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक, एंड बी हाईली स्टेबल. हालांकि वो पहला पॉइंट में लिखा है, लेकिन इस अंदाज में भी लिख सकते हो उसको कि ए हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक. बोलो, आया समझ में? अच्छा, दूसरा केस 2. अगर ए से बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 1 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं? केस 3 क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर ए से बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही कम है, 10⁻⁵ है, देखो ना, अगर तुमने इसको 1 लिया, ये 0, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हो आप? 0.5. लेकिन यहां पे क्या लिख सकते हैं? t = 0 पे मान लो इसको 1, इसको 0. एट इक्विलिब्रियम पता है इसको ऑलमोस्ट 1 ही रहने दो, इसको 10⁻⁵ लिखो. मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट के फॉर्म में ही है, प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट नहीं बनाया. इसको एक्चुअली मुझे 0.999 लिखना चाहिए, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दिया. कोई दिक्कत? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है. एट इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर कंपेरेबल. यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन है? इसका क्या क्या कंक्लूजन है बताओ, फटाफट बोलिए. स्टेबिलिटी ए एंड बी का क्या ऑलमोस्ट सेम है ना. एट इक्विलिब्रियम
active masses of A and B are almost equal, right? बोलो, इस तरह के, इसका क्या कंक्लूजन है बताओ? इसमें और भी लिख सकते हैं पॉइंट, लेकिन इसका बता दीजिए। ऑब्वियसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो रिएक्टेंट हाईली स्टेबल है प्रोडक्ट से, लेकिन चूंकि रिवर्सिबल है तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बन जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे वो वाला ग्राफ अगर बनाना चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, राइट? यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट किधर आएगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इधर कहीं आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, बहुत क्लोज टू रिएक्टेंट। एट एक्टिव मास, एट equilibrium active mass of A is very very large with respect to active mass of B। बोल सकते हैं? सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी भी बता पा रहे हैं? मैं बताऊं, सिग्निफिकेंस पे आपके मॉड्यूल पे 4-5 सवाल है, उसको करना है, ठीक है? जैसे एक सवाल मैं बता देता हूं सिग्निफिकेंस पे। थ्योरी में ही क्वेश्चन है, उसी को लिख देता हूं। सिग्निफिकेंस समझ में आ गया सबको? अब ये नहीं बोलना सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नहीं समझे तो सिग्निफिकेंस क्या समझेंगे? हाँ, यस सर। बोलना सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नहीं समझे तो सिग्निफिकेंस का क्या बात कर रहे हैं आप? ट्वाइस ऑफ एक्सो, थ्योरी से ही क्वेश्चन करा दे रहा हूं। x2 प्लस O2, इसका k इक्विलिब्रियम 10⁻24 दिया है, एंड ट्वाइस ऑफ XO2, x2 प्लस 2O2, इसका k इक्विलिब्रियम 10⁻10 दिया है। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ, ये दोनों ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी ऑफ XO ज्यादा है या XO2 ज्यादा है? इन दोनों ऑक्साइड में कौन ज्यादा स्टेबल है? सब लोग जिनके पास मॉड्यूल है पेज नंबर 6 में सी पार्ट ये वाला पढ़ लीजिए, जल्दी आएगा समझ में। हाँ जी, ये तो बता दो, अभी पढ़ा दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 हाई, दोनों ही हाई है, लेकिन ये तो 2 हाई। हाँ, ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या रिएक्टेंट स्टेबल है क्या? ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम जाने के समय ये पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है। अभी समझा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई मींस रिएक्टेंट इज हाईली अनस्टेबल। देखो ना, वेरी लो में क्या लिखा है? 10⁻⁵ है, तो क्या लिखा है? रिएक्टेंट इज हाईली स्टेबल, प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल। और यही 10⁻10 या ये रहता तो हम बोलते प्रोडक्ट हाईली स्टेबल। तो मुझे लगता है जैसा डेटा है, क्या सब लोग ये आंसर कर पा रहे हैं? देखो तो स्टेबिलिटी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻24, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में जा चुका है? प्रोडक्ट में। पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में यहाँ भी वही हुआ है, लेकिन दोनों का रिलेटिवली बात करें तो यहाँ रिएक्टेंट ज्यादा बचेगा, क्योंकि देखो 10⁻10 आ रहा है। सब लोग समझ रहे हैं? बोलिए, पक्की बात? नाउ जल्दी से लिखो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। types of equilibrium constant, types of equilibrium constant and relation between them। KP KC में रिलेशन अभी करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
and relation between them. मतलब बुक पे सर रख दो और सारा बुक इधर, क्या बोलते हैं उसको तुम लोग? अच्छा, इधर बहुत ही कम है। तुम लोग यार इसको उठा दिया ना तो अभी मजा आता। चिढ़ जाता है ना वो, मुझे थप्पड़ लगा देता तुरंत, नहीं थप्पड़ लगा देता मेरे को ना। मतलब चिढ़ना, गुस्सा करना, एंग्री होना आजकल न्यू कूल है क्या? हाँ, ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया ना आजकल। बिग बॉस देख देख के लोगों ने यही सीखा है। जो लोग, मतलब मेरा मानना है कि जो लोग गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ते हैं, है ना, वो लोग एक्चुअल में इन द कोर्ट है ही नहीं। इन द कोर्ट का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, मेरे बात समझना, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और लाखों लोग देख रहे हैं स्टेडियम पे बैठ के, और 11 प्लेयर खेल रहे हैं वहां पे, बैटिंग बॉलिंग चल रहा है। ध्यान से सुन, अब ऑडियंस कुछ भी बोले और ऐसे बॉल कर, ऐसे बॉल कर, प्लेयर को कोई फर्क पड़ता है क्या? इफ यू आर नॉट इन द कोर्ट, यू कैन से एनीथिंग बट यू कैन नॉट चेंज द गेम। मेरे बात समझना, you cannot change the game. If you want to change the game, if you want to win the game, you have to play the game. तो मुझे लगता है कि जो लोग गुस्सा करते हैं, जो लोग कुछ भी कमेंट पास करते हैं, है ना, कि अरे जैसे मान लो किसी ने बोल दिया नीट नहीं होगा तुमसे, भाई साहब वो तो खेल ही नहीं रहा गेम, उससे तो पक्का नहीं होगा। मेरे बात समझना, तू कितना भी गुस्सा कर ले, कुछ भी बोल ले, स्टेडियम के बाहर रह के, स्टेडियम में पवेलियन पे रह के, प्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अभी टाइम ऐसा आ गया है, 150 दिन 60 दिन है, यू हैव टू बी इन द गेम ऑलवेज। तू दिन रात ये बोल रहा है मेरे से होगा नहीं, और तू गेम खेल ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली नहीं होगा। तुम्हें हमेशा कोर्ट में रहना पड़ेगा, फिर तू बोल हारना जीतना वो बात की बात है, तू दिन रात पढ़ाई करते रह। अभी के समय में पूरा इंडिया में क्या होता है मैं बता देता हूं तुम्हें। मैंने पहले भी कुछ समय बोला है, स्पेशली जो 12th वाले बच्चे होते हैं और नीट वाले बच्चे, रिपीटर वाले बच्चे भी एकदम ऐसे स्ट्रेस से गुजरते हैं कि उनको लगने लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और वो फील्ड से बाहर आ जाते, कोर्ट में रहते ही नहीं। 24 घंटे सोचते नीट नहीं होगा, लेकिन कोर्ट में नहीं रहते, खेलते ही नहीं। जो गेम ऑफ नीट है वो खेलते ही नहीं। और कुछ बच्चे बहुत मुश्किल से टीचर से जुड़ के, समझ के, गाइडेंस लेके, मेंटरशिप लेके, उनको टीचर ने आके बोल दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि नहीं होगा तुम्हारा, बस तुम 12-15 घंटे पढ़ो डेली, छोड़ दो, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ये पढ़ने के बाद टाइम मिले तब सोच लेना कि मेरा नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल और देता हूं इसका, कि मेरे पास मान लो 1000 तरह के थॉट प्रोसेस है दिमाग में, फैमिली, EMI, ये वो 1000 तरह की चीजें हैं, चलता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन 2 घंटे जब मैं क्लास में आता हूं तो उसको रोक देता हूं कि ठीक है क्लास खत्म होगा तब सोच लेंगे, लेकिन क्लास के समय नहीं सोचेंगे। मेरा बात समझ रहा है? उसी तरह से तूने कोई पेपर देने बैठा, एग्जाम देने बैठे, पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तू पता नहीं किस थिंकिंग में चल गया, मेरा नीट नहीं होगा, ये अरे पूरा 180 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर, जब वो खत्म हो जाए एग्जाम तब सोचना। तो पूरा टास्क, जब तक जॉब डन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं सोच सकते इधर उधर की बातें।
तो तू याद रखना कि अगर आज के बाद तू स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो तू सच में गेम में नहीं है, क्योंकि वो बाहर वाले लोग गुस्सा होते हैं, जो लोग खेलते हैं उसको फुर्सत कहाँ है, प्लेयर को फुर्सत है? अरे जो सच में वहां 12 लोग 15 लोग खेल रहे हैं ग्राउंड पे, कोई 6 के 6 बॉल अगर 6 हो जाता है, तब भी थोड़ा बहुत रिएक्शन के बाद तुरंत नया बॉल आता है। ऐसा थोड़ी बोलता है कैप्टन, अरे तूने 4 छक्के दे दिया, अब चल हट हट, ऐसा गुस्सा नहीं होता वो। मेरे बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो प्लेयर बस वहां पे नेक्स्ट ओवर या नेक्स्ट बॉल पे ध्यान लगाता है। वहां पे प्लेयर के लिए गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीज होते होंगे, लेकिन पूरा फोकस कहां पर है? और एक बात बता दूं, तू जो जर्नी जी रहा है, मैं फिर से बोलूं, अभी पेरेंट्स का बहुत सारा स्ट्रगल होगा, पेरेंट्स दिन रात डांटेंगे, अरे पढ़ाई कर पढ़ाई कर, पेरेंट्स का काम होगा मार्क्स पूछना, यही चलता रहता है। और तुम उससे इरिटेट होते हो, क्यों? क्योंकि तुमको लगता है तुम दिन रात पढ़ तो रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये दिमाग में चलता रहता है। पहला बात, पेरेंट्स तुम्हारा गेम नहीं खेल रहे हैं, तो वो तुमको नहीं समझेंगे, लिख के ले लो। वही वाली बात है, वो बाहर बैठे हैं और कमेंट पास कर रहे हैं। मेरी बात समझ लेना, पेरेंट्स तुम्हारा गेम, तुम्हारा स्ट्रगल, तू दिन भर में कितना पढ़ा है, वो समझेंगे ही नहीं, कभी नहीं समझेंगे। मेरी बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं देखो, वो ठीक है, बात की बात है, लेकिन मैं जो अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, बात समझ रहा है? तू उम्मीद लगाता है कि मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो दिन रात मार्क्स पूछ रहे हैं। अरे नहीं समझेंगे, वो थोड़ी खेल रहे हैं गेम तुम्हारा। एंड एट द सेम टाइम तुम भी नहीं समझते उनको, क्योंकि तुम उनके गेम नहीं खेल रहे हो। तुम पेरेंट्स थोड़ी हो, तुम भी तो नहीं समझते ना, तुम इस वजह से इरिटेट होते हो पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स तुम पे इरिटेट होते हैं। चलने दो ये गेम, हो गया। फिर वो जब भी गुस्सा करे, तू अपना गेम खेलता रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर को बाहर से कोई कमेंट पास हुआ, बॉलिंग करना छोड़ देता है वो। मैं बात बता, बाउंड्री पे कोई फील्डिंग कर रहा है, ऊपर से ग्राउंड से किसी ने बोल दिया, अरे नेक्स्ट बॉल अच्छा से डालना, चिल्ला के बोलते ही लोग, पता चला उसको नेक्स्ट ओवर मिला ही नहीं, उसके कंट्रोल में भी नहीं है चीजें। मेरी बात समझना। So if you are in the court, you can change the game, otherwise you can never change the game. इरिटेशन दोनों तरफ से रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्रीनेस सब रहेगा। समझ लेना कि तुम उनका गेम नहीं खेल रहे हो, तुम फिल्टर लगा लेना यार। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा चाहता है क्या? जब ये इंटेंशन है, तो किसी बात का बुरा ही मानना क्यों? कुछ भी बोले वो, बुरा क्यों मानना है? क्योंकि वो मेरा बुरा चाहते ही नहीं। फिल्टर लगा ले क्या? अपने आप देखो, तुम्हारा जो गुस्सा है टुवर्ड्स फैमिली या समवन एल्स, वो खत्म हो जाएगा। संकेत, लास्ट टाइम कब बहस हुई थी फैमिली से? अभी ये फैमिली कुछ और ही समझेगा। हाँ, ओके। लिखिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन देम। देखिए, फिर से, शांत बैठ। फिर से, अगर यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, कंप्लीट साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस सब लोग। अगर ये क्लोज कंटेनर में करा रहे हैं, N2H2, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इनिशियली A मोल, चलो अभी मोल ही लेता हूं बच्चे, डेरिवेशन भी साथ में करेंगे, रिलेशन और डेरिवेशन दोनों साथ में। इक्विलिब्रियम आने के बाद यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या है? N2H2 अमोनिया, राइट? कितना लिख दिया? X Y Z। अभी भी वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और इस पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम प्रेशर मान लो P है।
पहले वाला प्रेशर, इनिशियल प्रेशर नहीं गिवन है, इनिशियल प्रेशर ए और बी का क्या प्रेशर है वो गिवन नहीं है, टोटल प्रेशर गिवन। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए पहला टाइप है के इक्विलिब्रियम का, पहला टाइप है ना, समझना, के सी। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर देखो, के इक्विलिब्रियम हमेशा क्या लिखते हो, अगर इस रिएक्शन का बात करें तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, ऐसा है। अगर आपने अमोनिया के एक्टिव मास के जगह पे Z बाई वी का स्क्वायर, Z बाई वी क्यों बोल रहा हूं, कितना अमोनिया का मोल है, अभी मैंने सबको क्या माना है बच्चे, मोल, सबको क्या माना है, मोल। N2H2 है, A मोल B मोल, N2H2 अमोनिया XYZ है, मोल्स में। पूरे का पूरा सिस्टम का वॉल्यूम क्या V है। अब यहां ध्यान रखना, जो N2 गैस है उसके लिए भी पूरा कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है। मेरे बात समझना, ये नहीं बोल सकते कि N2 गैस सिर्फ इस वाले पार्ट में। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मी, तो दिस क्लासरूम, एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यू, दिस क्लासरूम। उसी तरह से ये पूरा N2 पूरे चेंबर में है, पूरे कंटेनर में है, N2H2 अमोनिया सब पूरे कंटेनर में है। तो अगर आप एक्टिव मास में मोलारिटी ले लेते हो, तब मोलारिटी का रेशियो जब लेते हो तो आपको केसी मिल जाता है। if while writing equilibrium constant you are taking the active mass as a molarity, तब ये सॉल्व करके जो भी आएगा वो कहलाएगा केसी। क्या कहलाएगा, केसी। और अगर गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, तो आप एक्टिव मास के जगह पे पार्शियल प्रेशर लोगे, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल शॉर्ट में लिख दिया चलेगा। अगर आप इन सब जगह पे पार्शियल प्रेशर रख देते हो तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आएगा वो होगा Kp। समझे, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्लास में चलो रिलेशन कराता हूं Kp और Kc में।